हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जा करके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आज मैं आपको बहुत खास चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10th का सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर का नाम है गाइस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करे चैप्टर को। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही समय लूंगा लेकिन चैप्टर को ढंग से आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं गाइस जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है, मतलब जिससे हमारी इनकम हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपकी इनकम आ रही है तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाओं में काउंट होता है। ठीक है, अभी आर्थिक क्रियाएं होती किस किस प्रकार से बटी हुई हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सर को समझ नहीं आया, समझा दो सही से। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मतलब नेचर से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी। नेचर से मान लो हमें कोई सामान मिला, उस सामान का इस्तेमाल करने के हमने कोई दूसरा सामान बनाया और फिर उस सामान को मार्केट में बेच दिया, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसी में आ जाता है एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमें नेचर से मिली हुई सामान को हम काउंट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में जैसे मान लो मेरे को मैंने नेचर से गन्ना उगाया, ठीक है, खेती बाड़ी करके प्राइमरी सेक्टर से मैंने गन्ना उगाया। फिर सेकेंडरी सेक्टर में उसी गन्ने से मैं गुड़ गुड़ बना दूंगा, चीनी बना दूंगा फैक्ट्रीज में जा करके। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर में क्या होता है गाइस? टर्शरी सेक्टर में उसी चीज को मैं सर्विस के थ्रू दुनिया तक पहुंचा दूंगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने गन्ने से चीनी बनाई, ठीक है, तो अब उस चीनी को भाई मार्केट में भी तो पहुंचाना है। तो ऐसी कंडीशन में टर्शरी सेक्टर इसमें काम करता है। मार्केट में हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ी वाड़ी की फैसिलिटीज के थ्रू, टर्शरी सेक्टर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जनता को। ये होगी तीनों सेक्टर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहूँ तो गाइस हमारे दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भाई वो सेक्टर होता है जिसमें आपके जॉब के आवर्स फिक्स होते हैं, जिसमें आपका पीएफ फंड बोनस सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, मतलब आपके काम करने के घंटे तय होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आपको भाई 10 से 12 घंटे काम करना है या 7 से 8 घंटे काम करना है। आपकी हफ्ते में एक दो लीव होंगी, महीने में लीव होंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके काम के आवर्स फिक्स होंगे, आपको पीएफ मिलेगा, बोनस मिलेगा, समय समय पर छुट्टी मिलेगी। और वहीं पे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर सर कोई एग्जाम्पल दे दो ऑर्गेनाइज सेक्टर का, गैस गवर्नमेंट जॉब्स ले लो, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। या कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम फिक्स होता है। उसको कितने घंटे काम करना है, उसकी सैलरी कितनी आएगी, उसका पीएफ कितना आएगा कट करके, उसकी हॉलीडे कितने दिन की होगी, सब कुछ फिक्स होता है। तो इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और सर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बता दीजिए। तो भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आपके काम के घंटे यानी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। नो वर्किंग आवर्स फिक्स। कभी भी आपको काम पे बुला लिया जाएगा, कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी, पीएफ नहीं मिलेगा, फंड बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, उसकी पेड लीव नहीं होगी। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप छुट्टी भी ले लेते हैं ना, तो कई बार आपको पेड लीव मिल जाती है, मतलब छुट्टी की भी आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का में ऐसा नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर मैं उदाहरण दूं तो एक लेबर की जॉब हो गई। अब एक लेबर को भाई प्रोविडेंट फंड बोनस ये सब तो मिलता नहीं है। ठीक है, और ना उसकी हमेशा छुट्टी रहेगी भाई, उसको तो जब बुलाया जाएगा काम पे वो उसको तब जाना पड़ेगा। कोई जनरल स्टोर है मान लो आपके यहाँ पे, आपने बहुत जनरल स्टोर देखी होंगी, किराने की दुकान वगैरह देखी होंगी, उसमें काम करने वाले लेबर की भाई पीएफ फंड बोनस थोड़ी कट के आता है या उनके काम के घंटे थोड़ी फिक्स होते हैं। तो ये सब किस में आ गए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। ठीक है, और तीसरा सेक्टर होता है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसका मतलब ओनरशिप, जिसकी ओनर गवर्नमेंट हो। जितनी भी कंपनी है जिसकी ओनर गवर्नमेंट है उसे कहा जाएगा गाइस गाइस पब्लिक सेक्टर। और जितनी भी कंपनी जिसकी ओनर प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल दे दो सर इसका भी। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हो सकता है भाई बीएचईएल नाम की एक कंपनी है, भेल। ठीक है, भारत हिंदू अरे सेल नाम की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देना चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो इंडस्ट्रीज, टाटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भाई प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो गाइज ये आशा रखता हूँ कि आपको अभी तक ये सब समझ आया हो। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पर तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये देखिए टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर मैंने जैसा कि आपको बताया ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नेचर से, मतलब प्रकृति से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसमें हम लोग प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके, मीन्स प्रकृति को थोड़ा सा दिक्कत पहुंचा करके। अब भाई मान लो खेती बाड़ी करते हैं,
तो कुल्हाड़ी वगैरह से भाई हम जमीन में मारते हैं, तो प्रकृति को क्या हो रहा है, जमीन को क्या पहुंचा रहे हैं, एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जमीन को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उन्हीं को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, नेचर से मिलने वाले जितने भी हमारे फायदे की चीजें हैं, रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज शब्द का मतलब जानो। रिसोर्सेज शब्द का मतलब होता है जितनी भी हमारे काम के लायक चीजें हैं, वस्तुएं हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो आप अभी फोन में मेरी वीडियो देख रहे होगे, तो ये फोन आपके लिए रिसोर्स हो गया। आप जिस पेन का इस्तेमाल करते हो वो भी आपके लिए रिसोर्स हो गया। ऐसी प्रकृति से मिलने वाली जो चीजें हैं, नेचर से मिलने वाली जो चीजें हैं, जो हमारे फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है, उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। अगर प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो इसमें आप लिख लेना। मेरे पास भाई थोड़ी जगह कम थी पीपीटीज में, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। एग्रीकल्चर लिख लो आप, फिशिंग लिख सकते हो, माइनिंग। माइनिंग सर क्या होती है, माइनिंग का मतलब भाई खनन, मतलब खुदाई। ठीक है, ये भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। चौथा लिख सकते हो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को पालना, पशु पालन। ठीक है, पांचवा पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स मुर्गी पालना। ठीक है, तो मतलब आपने देखा होगा जितने भी लेबर रिलेटेड वर्क हैं या जिसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है, वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएगा इस सेकेंडरी सेक्टर में। तो जैसा कि लिखा हुआ है सामने आपके, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इसमें उद्योगों यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड काम होता है। जितना भी सामान हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, ठीक है, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था शुगर केन का, गन्ने का। ठीक है, गन्ना मिला, अब आगे वो गन्ना फैक्ट्रीज में जाएगा। ठीक है, अब उस फैक्ट्रीज में भाई गन्ने से ना कोई नई चीज बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चर करी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग शब्द का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना। ठीक है, तो उसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें प्राइमरी सेक्टर ने दी उससे हम कोई नई चीज बना लेते हैं, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिखा भी हुआ है शुगर केन से शुगर, या शुगर केन से जैगरी। जैगरी मतलब होता है गाइस गुड़। ठीक है, या किसी कॉटन, हम कॉटन भी भाई प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। मतलब हमने रुई ले ली किसानी से, किसान खेती बाड़ी करके हमें रुई मिल गई। अब रुई को आगे भेज दिएगा फैक्ट्रीज वगैरह में, और उस रुई का इस्तेमाल करके अब हम क्या बना लेंगे भाई, कपड़े बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल। अब भाई हम आते हैं टर्शरी सेक्टर में, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर क्योंकि इसमें भाई ज्यादातर ना सर्विस देने वाले लोग होंगे। एग्जांपल, कोई डॉक्टर है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको फीस देते हो, तो बदले में आपको क्या देता है, अपनी सर्विस देता है। कोई टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, वो फ्री में तो नहीं पढ़ाता है, आप उसको पैसे देते हो, बदले बदले में वो आपको अपनी सर्विस देता है। तो टीचर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, जितना सब कुछ भी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग वाले, ये सब कुछ आ जाता है हमारे टर्शरी सेक्टर में। मान लो फर्स्ट सेक्टर से आपने खेती बाड़ी करके शुगर केन उगाया, शुगर केन से आपने शुगर बना ली, लेकिन शुगर को पहुंचाना भी तो है भाई। अब वो शुगर पहुंचाने की सर्विस आपको कौन देगा, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले देंगे। ठीक है, मीन्स जो गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं वो लोग देंगे। ठीक है, तो गाइज ये हो गए हमारे तीनों सेक्टर्स। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी भाई, जीडीपी होता क्या है। तो साल भर में गाइज हमारे देश में जितनी भी चीजें बनी है, जितनी भी चीजें, चाहे वो एक पेंसिल से लेकर के एक कुरकुरे के चिप्स से लेकर के कोई भी चीज हो, उसकी जो फाइनल काउंटिंग होती है उसी को जीडीपी बोला जाता है। सर फाइनल काउंटिंग एग्जाम्पल के थ्रू गाइज मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये एग्जाम्पल के थ्रू ये शुगर थी। ठीक है, शुगर बन गई, शुगर बनाने वालों, फैक्ट ये सब शुगर केन मान लो पहले से। ठीक है, शुगर मत मानो, शुगर केन मान लो, गन्ना था, गन्ने को किसान ने आगे बेचा फैक्ट्री वाले को, उसने खरीद लिया। ठीक है, मान लो 100 रुपए में। ठीक है, अब फैक्ट्री वाले ने उससे चीनी बना दी, चीनी को फैक्ट्री वाला भाई कुछ प्रॉफिट लेके कमाएगा, आगे बेचेगा। ट्रांसपोर्टेशन वाले को उसने 150 में बेच दिया, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने रिटेलर को आगे बेचा, फिर वो शॉपकीपर के पास आया। ऐसे बनते 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 लास्ट शॉपकीपर ने मान लो जो नॉर्मल जनता के लिए प्राइस रखा वो 250 रुपये रखा। ठीक है, तो अब इस 250 की वैल्यू को ही काउंट किया जाता है जीडीपी में। ये बीच की जो वैल्यूज है ना, ये 100, 150, चाहे यहाँ पे मान लो अब 200, ये सब काउंट नहीं होती। ये जो फाइनल वैल्यू है इसी को काउंट किया जाता है जीडीपी में। कहने का मतलब अगर हम 100 भी काउंट कर लें, 150 भी काउंट कर लें, 200 भी काउंट कर लें, फिर लास्ट का 250 भी काउंट कर लें, तो गाइस ये तो कितना पहुंच जाएगा, 200, 400, 450, 500, 600, 700 के आसपास पहुंच गया। तो मतलब एक प्रोडक्ट के लिए आप लोग 700 लोगे नहीं, तो गाइस जीडीपी में हमें फाइनल वैल्यू ऐड करनी होती है। ठीक है, क्या करनी होती है, फाइनल वैल्यू ऐड करनी होती है, ना कि ऑल वैल्यूज ऐड करनी होती है। ठीक है, तो गाइस इनफैक्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जीडीपी कहाँ गया, जीडीपी ये रहा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, वी कैलकुलेट जीडीपी बाय एडिंग प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल 3 सेक्टर। जितना भी 3 सेक्टर में काम हुआ है उसको लेते हुए हम जीडीपी को काउंट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी एग्रीकल्चर माइनिंग से ली जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको जीडीपी का कि भाई फाइनल गुड्स ऐड किए जाते हैं जीडीपी में। इसी में एक शब्द होगा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वही भाई जो जैसे मान लो शुगर केन का भी प्राइस जोड़ लिया, शुगर का भी प्राइस जोड़ लिया, स्टार्टिंग वाले गुड्स। गुड्स वो होते हैं मतलब सामान को बोला जाता है गुड्स। ठीक है, तो अगर जीडीपी की बात की जाए तो भाई सबसे ज़्यादा जीडीपी है यूएसए की। ठीक है, ये बात तो यार किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका हर चीज़ में आ गया। ठीक है, यूएसए की जीडीपी हाईएस्ट जीडीपी है वर्ल्ड की। तो गाइज आगे चलते हैं। अब आते हैं हाउ सेक्टर्स हैव चेंज ओवर टाइम। बीतते समय के साथ हमारे सेक्टर्स में क्या बदलाव देखने को हमें मिला है। तो भाई अर्ली इकोनॉमी मतलब जब हम आज़ाद हुए थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो था पूरा पूर्ण तरीके से डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, मतलब डोमिनेट कर रहा था सर, क्या कर रहा था, ज़्यादातर जो लोग वर्किंग थे वो हमारे एजुकेशन इसमें है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। ज़्यादातर लोगों को नौकरी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलती थी। फिर समय धीरे धीरे बदलता गया और लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह पे शिफ्ट होते गए। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, अगर आज की बात की जाए गाइज, तो सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में इंगेज हैं। तो गाइज सबसे ज़्यादा लोग आज की डेट में मॉडर्न इंडिया में, अगर हम बात करें आधुनिक समय में, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में हमारा टर्सरी सेक्टर लगा हुआ है। टर्सरी सेक्टर में लोग जॉब भी कर। अच्छा आप ये देख लो, अपने घर में देख लो, आपके दादा परदादा, पापा मम्मी जो कोई भी होंगे, वो पहले खेती बाड़ी करते होंगे, खेती बाड़ी उन लोगों को पसंद होगी। लेकिन क्या आज की डेट में कोई खेती बाड़ी आपको करते हुए दिखता है? वही भाई खेती बाड़ी का ऑप्शन लोग लास्ट ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि मैं भाई कंपनीज में जाऊँ, अच्छी जॉब हो, इंजीनियरिंग की जॉब हो। लोग कोर्स करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी कंपनीज में वर्क कर सकें। ठीक है, तो आज़ादी के टाइम पे तो हम लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लगे पड़े हैं। तो आज की डेट में अगर हमारी जीडीपी में कौन योगदान दे रहा है, कौन सा सेक्टर, तो आप बताओगे आज की मॉडर्न टाइम्स में टर्सरी सेक्टर। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे पूछा जाए, आज़ादी के समय पे पूछा जाए, तो आप आंसर दीजिएगा कि प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे पड़े थे। ठीक है, तो गाइस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। वाई सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग। तो भाई सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो हुआ बढ़ते समय के साथ, इस चीज़ को अभी हमें समझना है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सपेंशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल। धीरे धीरे क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स में बदलाव किया, स्कूल्स में बदलाव किया, कोर्ट्स में, बैंक्स में, आर्मी, पुलिस, इन सब सर्विसेज में धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। ठीक है, और ग्रोथ होती चली गई। इसीलिए आज की डेट में ना लोग ज़्यादातर हमारे टर्शियरी सेक्टर में वर्किंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई हॉस्पिटल्स में अच्छी व्यवस्था है, लोगों को अच्छी खासी सैलरी वगैरह मिल जाती है। अब कोई नर्स है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसकी सैलरी ऑफ कोर्स सी बात है खेती करने वाले से तो बढ़िया ही होगी। स्कूल में कोई टीचर वर्क करता है, खेती करने वाले से बढ़िया होगी, काम भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो सेक्टर इंटरडिपेंडेंस, ग्रोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज लीड टू इंक्रीज डिमांड टू टर्शरी सर्विसेज एज दे प्रोवाइड ईच अदर। और जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, तो उससे डिमांड बढ़ रही है टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज की भी। सर ये समझ नहीं आया गाइज, इसको भी मैं समझा देता हूँ अभी इजीली। मान लो प्राइमरी सेक्टर में, फिर हम शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं, गन्ना हुआ। ठीक है, उस गन्ने को कन्वर्ट कर दिया गया फिर सेकेंडरी सेक्टर में ले जाकर के शुगर में। अब भाई शुगर बेचने के लिए तो तुम्हें सर्विस चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहिए। ठीक है, तो भाई कैसे बेचोगे? तो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में लोगों की डिमांड बढ़ेगी ना, टर्शरी सेक्टर में लोग लोग जाएंगे ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर ने आज की डेट में रोजगार देने यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने में इस तरीके से अपना योगदान दिया है। ठीक है, हायर इनकम हैव इंक्रीज डिमांड फॉर ईटिंग आउट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड लेजर एक्टिविटीज। और क्या है ना, टर्शरी सेक्टर में ना थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर के तुलना में भाई सैलरी भी ज़्यादा होती है, इनकम भी बढ़िया होती है। इसीलिए आज लोग आईटी सेक्टर में और एमएनसीज में काम करना यानी कि टर्शरी सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब भाई आईटी सेक्टर क्या मतलब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यार, कंप्यूटर वगैरह की जॉब्स, इतना तो तुम्हें आता ही होगा, टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, हमारे देश में रोजगार के क्या चैलेंजेस हैं यार, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में कई बार जो देश के युवा हैं, यूथ हैं, वो लोग भाई रोजगार को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यार वो करते रहते हैं, आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो अब बेरोजगारी भी जो होती है ना, मतलब ऐसा समझ लो कि किसी पीपल के पास, किसी इंसान के पास जब जॉब नहीं होती तो उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब हो रहा है एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, नौकरी कैसे मिले इंसान को।
किस किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है भारत देश में, ठीक है। इंडिया फेसेस अ यूनिक प्रॉब्लम, द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। आज की भी डेट में अगर देखा जाए, बेशक से टर्शरी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं आज भी, प्राइमरी सेक्टर। बेशक से हमारा टर्शरी सेक्टर जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, लेकिन लोग आज भी काम कहाँ ज्यादा कर रहे हैं, लोग आज भी ज्यादा काम प्राइमरी सेक्टर में ही कर रहे हैं गाइस। क्यों? इसका क्या एग्जांपल है? एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाम अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट होता है गाइस। इसमें क्या होता है ना, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन नीडेड, मतलब जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम में लगे हों। एग्जांपल, गांव में मान लो किसी व्यक्ति का एग्रीकल्चर प्लॉट है, मतलब खेत था, ठीक है। उस खेत में काम करने के लिए केवल 6 लोग चाहिए थे, लेकिन फैमिली के 8 लोग हैं और आठों के आठों सेम खेत में लगे पड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में यार 6 ही लोग खेत में काम करने के लिए चाहिए थे, लेकिन लगे पड़े हैं 8। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। कहने का मतलब दुनिया को तो दिख रहा है कि वो 8 के 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत में जरूरत थी केवल 6 लोगों की, ठीक है। तो वो जो 2 लोग हैं ना, वो दुनिया को देखने में तो लग रहे हैं कि उनके पास काम है, लेकिन रियलिटी में उनके पास काम नहीं है। वो लोग चाहते तो दूसरी जगह पे काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे, अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उस काम में लगे हुए हैं। और इसी बेरोजगारी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई बेरोजगारी गाइस कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में 6 लोगों की खेत में जरूरत थी काम करने की, बट 6 से ज्यादा लोग, 8 के 8 लोग खेत में लगे पड़े हैं। तो दुनिया को तो लग रहा है कि वो 2 लोग क्या है भाई, वो 2 लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग 2 लोग के पास भी काम है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो खेत में जरूरत थी केवल 6 लोगों की और लगे पड़े हैं 8 लोग। तो 2 लोग जो है ना वो बेरोजगार है, लेकिन ये बेरोजगारी क्या है, छिपी हुई है, दिख नहीं रही किसी को, ठीक है। और इसी बेरोजगारी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हिंदी में बोला जाए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर इम्पैक्ट, मैनी वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर अंडर एम्प्लॉयड। आज की डेट में भी ना लोग एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल कैपेसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि खेत में काम करने के लिए चाहिए थे केवल 6 लोग, लेकिन कर रहे हैं 8 लोग। तो क्या वो जो 6 लोग थे वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं? आप ही सोचो, उनका काम थोड़ा हल्का हो गया ना। अब एक काम में 6 ही लोग चाहिए थे, 8 लोग हैं, तो भाई 6 पे कम मेहनत पड़ेगी, ठीक है। तो वो लोग अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में। तो यही हो गया, ठीक है। और लो प्रोडक्टिविटी देश में इसीलिए हो गई है, ठीक है, कि लोग अपनी क्षमता अनुसार काम ही नहीं कर पाते क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग काम में लगे रहते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन इंडिया, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा नौकरी कैसे क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस सपोर्ट फार्मर्स, फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। कैसे सपोर्ट दिया जा सकता है? उनको क्रॉप इंश्योरेंस, उनकी फसलों पर कुछ इंश्योरेंस दिया जाए, उनको लो इंटरेस्ट ऑफ लोन दिए जाए, मतलब कम ब्याज पर उनको लोन दिया जाए, ठीक है। उनको प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जाए कि वो मल्टी क्रॉपिंग करें, मतलब एक एक तरीके की फसल ना उगाएं, अलग अलग तरीके की फसलों को उगाएं, ठीक है। दूसरा, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें सुधारने की जरूरत है, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने की जरूरत है, अच्छी रोड बनाने की जरूरत है, अच्छी सड़क बनाने के लिए जरूरत है, ठीक है। हम जब अच्छी रोड बनवाएंगे गाइस, तो कुछ कुछ लोगों को जो हमारे देश में है बेरोजगार, उनको काम मिलेगा, लेबरों को काम मिलेगा ना गाइस। तो ऐसे भी हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज लगाना, मतलब गांव के क्षेत्र में हम लोग थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगा सकते हैं ताकि गांव के जो निवासी हैं उन लोगों को भी जॉब मिल सके, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज, गांव के लोगों को भी वहां पे जॉब मिल सके, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर में हमें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग मोर स्कूल्स एंड अपॉइंटिंग टीचर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स हमें बनाना चाहिए ताकि टीचर्स को भी जॉब मिल सके, ठीक है। और गाइस अब आते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया था यहाँ पे बोलने में। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर, पहले तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है, ठीक है। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड फॉलो ऑल रूल्स, ये वो सेक्टर होता है जो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू एंड सारे रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पे उनके पास जॉब की सिक्योरिटी होती है, मतलब एक बार उनकी जॉब लग गई तो उनको कोई फालतू में जॉब से नहीं निकाल सकता, ठीक है, कैन नॉट बी फायर्ड इजिली। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स विद ओवर टाइम पे, इसमें वर्किंग आवर्स मतलब काम करने के घंटे फिक्स होते हैं, दिन फिक्स होते हैं, और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसके लिए आपको अलग से पे मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है। और पेंशन बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। पेड लीव्स, मतलब अगर आपने छुट्टी भी ली हुई है तो कई बार आपको सैलरी मिलती है छुट्टी लेने की, हॉलीडेज की, पीएफ फंड बोनस मिलता है आपको, ठीक है। जबकि इसके उल्टा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है
ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होती, इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे रूल वगैरह टूट सकते हैं, मतलब कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है। नो जॉब सिक्योरिटी कैन बी फाइड एनी टाइम, नो फिक्स आवर्स, यहाँ पे काम के घंटे कोई फिक्स नहीं होंगे। अब मान लो एक राशन की दुकान में तुम काम करते हो गाइस, जनरल स्टोर में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये कहोगे कि नहीं मैं 8 ही घंटे काम करूंगा, मालिक बोलेगा आपको 12 घंटे काम करने का, तो आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा। नो पेंशन व्हेन वर्कर्स रिटायर, बट जब आप रिटायर हो जाएंगे यहाँ के वर्कर्स, तो उन्हें कोई पेंशन वगैरह भी नहीं मिलती, कोई पेड लीव नहीं मिलती। तो ये हो गया गाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, आज की डेट में इनको प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है, बचाव कैसे किया जा सकता है दोनों सेक्टर्स का। सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे मोटे किसान है भाई, उनको सपोर्ट किया जा सकता है। टाइमली सीड्स, मतलब बीज वगैरह टाइम पे पहुंचा करके, उनको चीप लोन, सस्ते लोन दे करके। ठीक है, और अर्बन क्षेत्र में, मतलब गाँव शहरी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, तो अच्छे खासे लेबर लॉज ला सकते हैं। ठीक है, अब एक मनरेगा नाम की स्कीम है गाइस, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये लागू किया गया था 2005 में। ठीक है, इसमें सरकार ने एक ये योजना इसलिए चलाई गई थी कि 100 डेज का काम, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जा सके साल में, हर व्यक्ति को जो मतलब अनस्किल्ड है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, लेबर वगैरह हैं, तो उनको लेबर वाला वर्क 100 दिन के लिए दिया जा सके। ये स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, जिसको मनरेगा स्कीम कहा गया। ठीक है, कि 100 दिन तक आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। 365 डेज होते हैं गाइस साल में, उन 365 डेज में 100 दिन का काम आपको फिक्स तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देगी। ठीक है, तो ये थी भाई मनरेगा स्कीम। और हाँ, एक चीज और है यहाँ से, ये मैं आपको बताते हैं, ये इसमें सॉरी पेन थोड़ा सा वैसा हो गया गाइस, 1/3 जॉब्स फिक्स थी इसमें, 1/3 जॉब फिक्स है वुमेन के लिए, डब्ल्यू मीन्स वुमेन लिख दिया मैंने। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसको, मतलब अगर 300 आदमी है, 300 जॉब्स हैं, तो 100 जॉब्स फिक्स होंगी वुमेन्स के लिए, पहले से ही रिजर्व करी हुई हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को गवर्नमेंट जॉब्स में, वैसे ही मनरेगा में अगर जॉब्स मिलेंगी 100 डेज की, तो उसमें 1/3 जॉब्स फिक्स होंगी पहले से ही वुमेन्स के लिए। ठीक है गाइस, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अब आगे के टॉपिक को डिस्कस करना है। बस बस गाइस, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर है। ये चीज भी मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसका जो ओनर होगा वो गवर्नमेंट होगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी आप कह सकते हो। गवर्नमेंट ओन मोस्ट एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, जितने भी चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है, जितने भी एसेट्स, एसेट्स मतलब हमारे काम की चीजें, ठीक है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलेंगे। ठीक है, जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी वो गवर्नमेंट के अंडर चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे इसका गोल क्या होता है पब्लिक सेक्टर का, टू सर्व पीपल, मतलब जनता को अच्छे से अच्छी नीतियां देना, अच्छे से अच्छा लाभ पहुंचाना। यहाँ पे ना ये लोग प्रॉफिट नहीं देखते, सरकार कभी भी प्रॉफिट नहीं देखेगी, वो देखेगी जनता का कल्याण कैसे हो सके। ठीक है, लाइक स्कूल्स बनवाना, कॉलेजेस बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना। ठीक है, इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, आपके लिए बनवाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक सेक्टर। जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। इसमें जो भी ओनर होता है वो प्राइवेट कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, और सर्विसेज कौन देता है आपको, प्राइवेट कंपनीज देती हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज क्या क्या करती हैं, ज्यादा इनका गोल क्या होता है, मेन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। कभी भी आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो प्राइवेट हो, तो देख लेना आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा गाइस। कोई प्राइवेट स्कूल हो, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर क्या देखता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने को देखता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर क्या देखता है, टू सर्व पीपल, मतलब जनता का कल्याण करने को देखता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में टाटा, गूगल, अदर फर्म्स हो सकती हैं। और पब्लिक सेक्टर में आप लिख लो भेल, सेल, रेल। ठीक है, तो गाइज अगर ये चैप्टर आपको अब मैंने मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा इजी लगने लगा हो, तो गाइज कमेंट शेयर कर दीजिएगा लास्ट। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।